हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर 4। तो केमिकल बॉन्डिंग क्लास 10th में हमने आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था, ठीक है। उससे पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं कुछ टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। पहला टाइप होता है हमारा इंटर एटॉमिक, जैसे कि मेटालिक बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवलेंट बॉन्ड हो गया। और दूसरे तरह के बॉन्ड होता है इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड, जैसे वंडरवॉल बॉन्ड हो गया। और जो हाइड्रोजन भी दो टाइप के बॉन्ड होते हैं। पहला होता है इंटर मॉलिक्यूलर और दूसरा होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर। तो ये दोनों टाइप के मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है इसमें हमें मेनली क्या पढ़ना है, इंटर एटॉमिक फोर्स, जैसे आयनिक, कोवलेंट, मेटालिक, ठीक है। अब जो केमिकल बॉन्डिंग होती है इस चैप्टर में एक तो आप आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, ठीक है। और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, इसमें डायरेक्शन होती है। जैसे आप लिख सकते हो CH4, ऐसे लिख सकते हो, डायरेक्शन शो कर सकते हो। बट अगर मुझे NaCl लिखना हो तो इसे मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड का कोई स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, लेकिन आयनिक बॉन्ड का कोई भी स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं होता है। अच्छा, हर एक एटम चाहता है कि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। ऑक्टेट मतलब कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। हर एटम चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए और वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले। नोबल गैस यानी कि इनर्ट गैसेस, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, पहले क्रिप्टन आएगा, क्रिप्टन, जेनॉन, है ना, रेडियन। तो सारे एटम चाहते हैं कि वो इन सब की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करे और स्टेबल हो जाए। इसलिए इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करते हैं, शेयर करते हैं, अलग अलग तरह के बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना कि जिस भी एटम के अंदर एनर्जी कम है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। यह बात हमेशा याद रखना कि जिस एटम के अंदर एनर्जी कम होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। लेट सपोज ये एक एटम है, ये एक न्यूक्लियस है, ये एक और एटम है, ये एक न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को मैं बोलूँगा बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ये क्या होता है, बॉन्ड लेंथ। लेट सपोज ये एक एटम है, तो दोनों के बीच के न्यूक्लियस का डिस्टेंस होता है बॉन्ड लेंथ। अब लेट सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है रिपल्सिव फोर्स करेंगे बिकॉज नेगेटिव चार्ज है। और ये वाला न्यूक्लियस और ये वाला न्यूक्लियस भी एक्सपीरियंस करेंगे रिपल्सिव चार्ज बिकॉज अगेन लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस की बात करूँ तो ये अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज। सिमिलरली ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला न्यूक्लियस भी क्या करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे बिकॉज ये नेगेटिवली और ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब इसी तरह ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला न्यूक्लियस एक्सपीरियंस करके अट्रैक्टिव फोर्स, और सिमिलरली ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला न्यूक्लियस करेंगे अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना है। इसके बाद एक ग्राफ बनाया गया था। उस ग्राफ में हमने y एक्सिस पे रखा था पोटेंशियल एनर्जी को और x एक्सिस पे हमने रखा था रेडियस को। तो हमने क्या पाया कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ता रहता है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी की तरफ शिफ्ट होती रहती है। ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी लगभग क्या हो रही है, ज़ीरो हो रही है, अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हो रही है बिकॉज आर जो है वो इन्फिनिटी पे जा रहा है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जिसको नहीं पता, पोटेंशियल एनर्जी होती है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर आर की वैल्यू ही क्या हो गई, इन्फिनिटी हो गई, तो ये पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। तो अगर ये आर इन्फिनिटी पे जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सबसे मिनिमम होती है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सबसे मिनिमम होती है, ठीक है। और ओरिजिन से लेके इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ये बात दिमाग में रखिए, ठीक है। आर केस में रेडियस डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स जो बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अब इसके बाद हम डिटेल में बात करने वाले हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी पढ़ते हैं, दोनों सेम ही चीज़ है।
ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आयनिक बॉन्ड बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। ठीक है, कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर से। मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जैसे सोडियम है, अब सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 281। अब ये करेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देगा, तो इसके पास क्या बच जाएगा? Na+ यानी कि 28। और 28 क्या एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो जो सोडियम है वो अपना इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल हो जाएगा। और तभी वहाँ पे एक Cl होगा, Cl की कॉन्फ़िगरेशन होती है 287, तो Cl ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये इलेक्ट्रॉन लेके वो बनाता है Cl- यानी कि 288। तो इससे आपको पता चलेगा कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज वाले को कैटायन बोलेंगे क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा है, और नेगेटिव वाले को अनायन बोलेंगे क्योंकि वो सॉरी कैटायन वाला क्या करेगा? डोनेट, और अनायन वाला क्या करेगा? एक्सेप्ट। याद रखना, ए फॉर अनायन, ए फॉर एक्सेप्ट। क्या एक्सेप्ट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब एक और चीज़ ध्यान, ये बात ध्यान में अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। देखो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। लेट सपोज NaCl है, ठीक है, तो NaCl में Na का आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, Cl के आउटर मोस्ट पे कितने हैं? 7। तो ये वाला इधर चले जाएगा तो इस पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा, और Cl में क्या आ जाएगा? इस पर ऐसे यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, आसान था ना? बढ़िया। अब इसके बाद आ जाती है, अच्छा अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, एक सेकेंड। अगर कोई मेटल है, ठीक है, अगर कोई मेटल, लेट सपोज एक मेटल है सोडियम, अब मुझे सोडियम में से क्या निकालना है? Na+ बनाना है। तो अगर मुझे Na+ बनाना है, यानी कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगी? एनर्जी चाहिए होगी, रिक्वायर एनर्जी, यानी कि मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो जो एनर्जी मैं दूंगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, जिस एनर्जी की मदद से हम रिमूव कर रहे हैं किसको? इलेक्ट्रॉन को। और वहीं पे अगर एक नॉन मेटल की बात करूँ, तो एक नॉन मेटल चाहेगा, जैसे क्लोरीन है, वो चाहेगा वो Cl- बने, तो उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो इसमें कोई एनर्जी रिक्वायर नहीं होती है, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन तो चाहता है कि उसे जल्दी जल्दी एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो अगर उसे एक इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ मिलेगा तो वो झट से पकड़ लेगा, कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस केस में। लेकिन उल्टा इस केस में क्या होती है? एनर्जी रिलीज़ होती है। तो मेटल के केस में क्या होता है? एनर्जी चाहिए होती है, और नॉन मेटल केस में एनर्जी रिलीज़ होती है। तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, बढ़िया। अगर आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम आ रही है, मिनिमम आ रही है, और आपके अगर इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी मैक्सिमम आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आयनिक कंपाउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई आयनिक कंपाउंड कम आयनाइजेशन एनर्जी में और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बन जाए, तो समझ जाओ कि वो बहुत ज़्यादा क्या है? स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, अब लेट सपोज मेटल ने प्लस चार्ज बना दिया और नॉन मेटलिक से माइनस चार्ज बना लिया। जब ये दोनों कंबाइन हो गए तो क्या बन जाएगा? Mx, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, Mx बन जाएगा। ये गैसेस स्टेट में होगा, ये गैसेस में, और ये सॉलिड में। आयनिक कंपाउंड्स हमेशा सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जब भी दो गैसेस आयन जो है कंबाइन करके एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो उस केस में क्या होती है? एनर्जी रिलीज़ होती है। क्या होती है? एनर्जी रिलीज़ होती है। और जो एनर्जी रिलीज़ होती है जब दो गैसेस आयन कंबाइन होते हैं, तो उस एनर्जी को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। उसके हम क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी। और अगर आपकी लैटिस एनर्जी मैक्सिमम आ रही है, तो समझ जाओ आपका आयनिक कंपाउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो एक तरह से आप समझ सकते हो कि हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी निकल जाए, वो ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, अब लेट्स सपोज अब मैं आपसे पूछूं कि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए पेपर में, NaF, NaBr, Na और यहाँ पे LiCl, NaCl, KCl और RbCl। इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इन चारों में से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इनमें से आयनिक सबसे ज़्यादा कौन है? विच इज़ मोर आयनिक। ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है।
तो आप कैसे आंसर करोगे? देखो, जितना ज़्यादा मेटल होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? आयनिक होगा। जितना ज़्यादा नॉन मेटल करेक्टर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? आयनिक होगा। तो फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फ्लोरीन ऊपर आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है। आपको पता है जब आप नीचे जाते हो ग्रुप के तो नॉन मेटलिक करेक्टर कम होता है, तो फ्लोरीन का ज़्यादा है नॉन मेटलिक करेक्टर, और ब्रोमीन का ज़्यादा है, तो फिर ऑर्डर ऐसे बन जाएगा। सिमिलरली आप इस केस का भी निकाल लेना, जब आप निकालोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, निकाल लेना, आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा मेटलिक कंसनट्रेशन होगा, नॉन मेटलिक कंसनट्रेशन होगा, उतना ज़्यादा आयनिक होगा। अब आता है आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ पे। पहला है फिजिकल स्टेट, तो हमेशा सॉलिड होता है। दूसरा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तीसरा, सॉलिड स्टेट में पुअर कंडक्टर होता है, लेकिन जब मैं इसे मोल्टन स्टेट में डालता हूँ, यानी कि एक्वा स्टेट में डालता हूँ, तभी क्या हो जाता है? गुड कंडक्टर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इसकी कुछ और प्रॉपर्टी से आइसोमर्स भी बना सकता है, मतलब कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वाले एटम भी बना सकता है। उसके बाद अच्छा, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके रिएक्शंस बहुत ही क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होते हैं। जैसे लेट सपोज NaCl प्लस AgNO3 बनाता है AgCl प्लस NaNO3। ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये अच्छा, जब इन दोनों को मान के अब NaCl में Na प्लस है और Cl माइनस है, इसमें Ag प्लस है, NO3 माइनस है, तो आप देख रहे हो कि ये भी आयनिक कंपाउंड है और ये भी आयनिक कंपाउंड है, बिकॉज ये दोनों आयन्स के बने हैं। तो जब दो आयनिक कंपाउंड एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो बहुत ही फास्ट और विगरस रिएक्शन होता है, और एज अ रिजल्ट आप ये वाला कंपाउंड देखते हो एक्वस सोल्यूशन में NaNO3, जो अगेन दो आयन से बना होता है, Na प्लस और NO3 माइनस, और ये जो AgCl होता है ये होता है हमारा वाइट PPT, ये होता है हमारा वाइट PPT। ठीक है, तो अगर आपको एक रिएक्शन में प्रेसिपिटेट दिख रहा है ना, तो समझ जाओ कि वो रिएक्शन बहुत ही फास्ट था, जैसे आयनिक रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद आता है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी भी क्या एक प्रॉपर्टी है, तो बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं, पानी में बहुत ज़्यादा क्या होता है? सोल्यूबल होता है। ये भी ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, अब एक चीज़ बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, लेट सपोज ये Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस, ये कंबाइन करके बना रही है NaCl सॉलिड, NaCl सॉलिड। ठीक है, अब आप पढ़ने वाले हो बॉर्न हेबर साइकिल। सबसे पहले ध्यान से सुनो, इसमें हम पढ़ने वाले बॉर्न हेबर साइकिल में, बॉर्न हेबर साइकिल, इसमें आप पढ़ने वाले हो कि हम यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे। सबसे पहले मैं सोडियम की बात करूँगा। अब हमने हमेशा क्या करना है? सबसे पहले से गैस में चेंज करो। गैस में करने के लिए आप क्या करोगे? इसमें एनर्जी दोगे, तो जो आप एनर्जी दोगे इसे सॉलिड से गैस में करने के लिए, उसका कहते हो सब्लिमेशन एंथैल्पी। फिर अब अगर सोडियम गैस है तो इसमें आप क्या करोगे? आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि आप एनर्जी दोगे ताकि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो Na प्लस आएगा। ठीक है, अब क्योंकि आप एनर्जी दे रहे हो तो ये पॉजिटिव आएगी, ये भी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। ठीक है, आपके पास Na प्लस बन गया। अब हाफ Cl2 की बात करूँ तो मुझे Cl चाहिए, तो इसके लिए मैं अगेन एनर्जी दूंगा, तो इस केस में जो मैं एनर्जी दूंगा वो मैं कहूँगा डिसोल्यूशन एंथैल्पी, ये भी पॉजिटिव होगी बिकॉज मैं एनर्जी दे रहा हूँ। तो मेरे पास Cl गैस आ जाएगी। अब मुझे इससे Cl माइनस बनेगा, तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी चाहिए होगी, जो क्या होती है? नेगेटिव होती है। ठीक है, तो मेरे पास एक आयन बन गया Na प्लस और एक बन गया Cl माइनस। जब ये भी गैस आयन है, ये भी गैस आयन है, जब ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो गए तो क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। और ये मैंने आपको बताया था कि जब दो गैसेस आयन कंबाइन होकर एक आयनिक कंपाउंड में आते हैं तो क्या रिलीज होती है? लैटिस एनर्जी, जिससे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डेल्टा एल से। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी क्या होती है? इसमें रिलीज़ होती है, अगेन रिलीज़ हो रही तो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं सभी चीज़ों को सम करूँ, अच्छा इस वाली जो मेन एनर्जी होती है आप कहोगे फॉर्मेशन एंथैल्पी। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो उसको, क्या कह सकते हो? हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन किसके इक्वल आ गया? सब्लिमेशन एंथैल्पी प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस डिसोल्यूशन एंथैल्पी अपॉन 2।
2 से डिवाइड क्यों किया, बिकॉज हाफ Cl2 तो है, उसके लिए 2 से डिवाइड करा। माइनस इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी क्योंकि रिलीज हो रहा है, माइनस लैटिस एंथैल्पी। तो जितनी भी एनर्जी रिएक्शन में लगी है उन सबको साथ में ऐड कर दो, तो वो बराबर आ जाएगी फॉर्मेशन एंथैल्पी के या फिर हीट एंथैल्पी के। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं एक और की बात करूँ, जैसे मैं बात करूँ Mg और हाफ O2 की, तो उस केस में आपको Mg सॉलिड को पहले गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा सब्लिमेशन थेरेपी से। फिर आप Ng प्लस में करोगे आयनाइजेशन एनर्जी 1 से, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, फिर आप फिर से आयनाइजेशन एनर्जी अप्लाई करोगे आयनाइजेशन 2, जिससे ये Mg2 प्लस बन जाए। ठीक है, ऑक्सीजन केस में होगा तो पहले आप डिसोल्यूशन एंथैल्पी दोगे, DE/2 दोगे, उसके बाद आपके पास ऑक्सीजन आएगा। फिर ऑक्सीजन से आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो भी है O माइनस बनेगा, ये वाली नेगेटिव होगी वैल्यू। इसमें क्या होगा, O माइनस से O2 माइनस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की होगी, तो इस केस में आप क्या लगाओगे, इस केस में भी इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी होगी, लेकिन ये पॉजिटिव होगी बिकॉज इसे आप अप्लाई करोगे, तो O2 माइनस बन जाएगा। तो दोनों कंबाइन करके लैटिस एंथैल्पी से क्या बन जाएगा, MgO बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अब आपने पढ़ा लैटिस एनर्जी क्या होती है। लैटिस एनर्जी होता है वो एनर्जी होती है जो दो गैसियस आयन की कम्बिनेशन से बनती है। ठीक है, अब जो लैटिस एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के। चार्ज कटायन और अनायन किसी का भी हो सकता है। ठीक है, और जो लैटिस एनर्जी होती है वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द साइज ऑफ मैस। ये भी आपको करना है, याद रखना है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको मेनली जो है याद रखना है। ठीक है, अब देखो जैसे एग्ज़ाम्पल है NaF MgF2 और AlF3। तो इस केस में आप देख सकते हो कि इसमें प्लस चार्ज है, इसमें +2 है और इसमें +3 है। तो चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, चार्ज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगी, तो ये ऐसे ऑर्डर आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं Li2O और Li3N, अब आप बोलोगे कि भैया इसमें तो क्या है, साइज़ भी है और इसमें क्या है। देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, जब भी साइज़ और चार्ज में कन्फ्यूजन हो ना, बिकॉज यहाँ पे साइज़ भी देखना है, चार्ज भी देखना है। हमेशा सबसे पहले आपको चार्ज को देखना है, चार्ज को देखने के बाद फिर साइज़ में देखना है। ठीक है, इससे पहले मैंने चार्ज को देखा, निकाल लिया। सिमिलरली इसमें पहले आप चार्ज को देखो, तो चार्ज इसमें कितना है, इसमें +2, इसमें -2 है, इसमें -3 है। तो कौन सा चार्ज बड़ा है, ये वाला, ये वाला बड़ा है ना, 3 है। तो Li3N बड़ा हो गया Li2 से, बिकॉज Li3 का 3 है और Li2 का 2 है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं NaF NaCl NaBr, तो इसमें लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बताओ। तो आपको पता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, नीला के साइज़ बढ़ता है, साइज़ बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज करेगी, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया। इसके बाद आता है फजान रूल, ये लास्ट टॉपिक होने वाला है हमारा आज का। ठीक है, फजान रूल मतलब अच्छा खासा टॉपिक है, लेंथ अच्छी खासी इस टॉपिक की इससे पहले। तो फजान रूल क्या कहता है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड पूरी तरह से आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ कोवलेंट कैरेक्टर भी होता है। क्यों, क्योंकि लेट्स सपोज ये कटायन और ये एक बहुत ही बड़ा एनाइन है। तो ये जो कटायन है इसके पास होती है पोलराइजिंग पावर और अनाइन के पास होती है पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, तो ये जो कटायन है ये अनाइन को क्या कर देगा, डिस्टॉर्ट कर देगा, मतलब उसको डिसफिगर कर देगा, डिफॉर्म कर देगा। ठीक है, तो क्यों करेगा, बिकॉज कटायन का जो चार्ज है ना वो इस पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को, कटायन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके ऊपर बैठे नेगेटिव चार्ज को करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो उसकी वजह से इसके ये जो है डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब जितना ज़्यादा कटायन का चार्ज होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन पावर होगा कटायन का, बिकॉज कटायन के पास क्या होती है, पोलराइजिंग पावर होती है। तो जितना कटायन का चार्ज होगा उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा और उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। जितना ज़्यादा कटायन का साइज़ बड़ा होगा उतना कम पोलराइजिंग पावर होगा और उतना कम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। क्यों, बिकॉज कटायन का चार्ज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन सीधे से अट्रैक्ट नहीं करेंगे। अब अनाइन की बात करूँ,
जितना ज़्यादा अनायन का चार्ज होगा उतना ज़्यादा उसके पास पोलराइजेबिलिटी होगी और उतना ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा। जितना कम चार्ज होगा अनायन के पास उतना कम पोलराइजेबिलिटी होगा, सॉरी वापस के बोल रहा हूँ, जितना ज़्यादा चार्ज होगा अनायन के पास उतना ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगा, उतना ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा। तो आप देख रहे हो अनायन के केस में चाहे चार्ज हो साइज हो, दोनों ही केसेस में पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी अगर दोनों बढ़ेगा। बट कटायन के केस में अगर चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेबिलिटी क्या करेगा, घटेगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, Na+, Mg2+ और Al3+, इसमें से पोलराइजिंग पावर अरेंज करो। तो आपको बताया चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, तो ये और जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब एक और चीज़ आती है इसमें, वो आती है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उन एलिमेंट्स की होती है जिनके लास्ट में NH2, Np6 और Nd10 आता है। जिन एलिमेंट के लास्ट में ये आ रहा है, लेट सपोज कॉपर है, अगर आप कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में 3s2, 3p6 और 3d10 आता है। तो अगर जैसे कॉपर है, अगर आप सिल्वर की बात करोगे तो सिल्वर के केस में Cu+ और Ag+ के केस में 4s2, 4p6 और 4d10 बन रहा है। Au+ की बात करूँ तो इस केस में क्या बन रहा है, 5s2, 5p6, 5d10। तो आप कह सकते हो कि Cu+, Ag+ और Au+ ये तीनों क्या है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर कोई एलिमेंट है जिसकी अगर कोई कटायन है जिसकी सूडो गैस नोबल कॉन्फ़िगरेशन है, समझ जाओ कि उसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसका कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा। तो मैं कहूँगा कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम कह रहा हूँ, गोल्ड का जो पोलराइजिंग पावर है, कोवेलेंट करेक्टर वो बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज उनके पास सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूँ तो मुझे बताना, ठीक है, BeCl2 और MgCl2 और CaCl2, इनमें मुझे अरेंज करके बताओ फजान रूल के हिसाब से। तो साइज देखोगे तो आपको पता है कि बेरिलियम, तो बेरिलियम के कम साइज़ है, फिर मैग्नीशियम का बड़ा होता है, फिर कैल्शियम का बड़ा होता है। तो जितना ज़्यादा कटायन का साइज़ बड़ा होता है उतना कम पोलराइजिंग पावर होता है। तो इसका कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है, समझ गया। अब एक और चीज़ याद रखना, जितना ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा उतना कम सॉल्युबिलिटी होगा। जितना ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा उतना कम सॉल्युबिलिटी होगा। जितना ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा उतना कम मेल्टिंग पॉइंट होगा। जितना ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। और जितना ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा उतना डार्क सोल्यूशन बनेगा मेरा। तो ये तीनों जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और लास्ट वाला क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट सपोज मेरे पास है NaCl और CuCl। तो इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन होगा फजान रूल के हिसाब से, ऑफ कोर्स बात है CuCl, बिकॉज Cu क्या है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, KCl और AgCl। अब पोटेशियम का साइज़ बड़ा है सिल्वर का, ऑफ कोर्स ये बात है कि इसका बड़ा है सिल्वर का, तो सिल्वर का साइज़ बड़ा है, पर ये प्लस में ये प्लस में, तो फिर इसका बड़ा हो जाएगा, बस कटायन का साइज़ बड़ा होगा तो कम हो जाएगा। ठीक है, AgF, AgCl और AgBr, इन तीनों में से डार्केस्ट कलर किसका होगा, तो डार्केस्ट कलर उसका होगा जितना ज़्यादा उसका क्या होगा, कोवेलेंट करेक्टर होगा। अब फ्लोरीन का कितना है, फ्लोरीन का साइज़ क्या है, कम है, फिर क्लोरीन का थोड़ा ज़्यादा, ब्रोमीन का ज़्यादा है। तो ब्रोमीन का सबसे ज़्यादा है तो 9 का साइज़ ज़्यादा होता है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ता है। तो मैं कहूँगा कि AgBr क्या है, डार्केस्ट कलर है। क्यों डार्केस्ट कलर, इसलिए बिकॉज क्योंकि इसका कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा है तो ये डार्केस्ट होगा। अगर मैं आपसे एक और लास्ट सवाल पूछूँ इसमें, लेट सपोज क्या पूछूँ, चलो FeOH3 और FeOH2, इनमें से सेल्यूबिलिटी किसकी सबसे कम है, सेल्यूबिलिटी कम किसकी है इस केस में। तो आप देख रहे हो इस केस में FeOH3, तो इसमें Fe के ऊपर +3 चार्ज है, इसमें Fe के ऊपर +2 चार्ज है। तो कटायन का साइज़ बढ़ता है तो क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा, उतना कम सोल्यूबिलिटी होगा। तो इसका सोल्यूबिलिटी क्या होगा, सबसे कम होगा, इसका सोल्यूबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो OH2 की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है,
अब मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूँ कि SnCl4 यानी कि टिन क्लोराइड जो है एक वॉलेटाइल लिक्विड है, बट वहीं पे अगर SnCl2 जो है वो सॉलिड है, ऐसा क्यों? बिकॉज SnCl2 में Sn2+ है जो आयनिक है, बट SnCl4 में Sn4+ है, ये जो है कोवलेंट होता है, जैसे कार्बन सिलिकॉन होता है। तो कोवलेंट क्या होता है? वॉलेटाइल होता है, और आयनिक क्या होता है? सॉलिड होता है। दैट्स वाई। ठीक है, क्वेश्चन आता है पेपर में, इसलिए मैंने बता दिया। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है पहला पार्ट, जिसमें हमने फजान रूट पढ़ा और इंट्रोडक्शन पढ़ा। अगले पार्ट में हम न्यूटन का डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अगले पार्ट में VBD पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, चलो ओके बाय।